हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी टॉपिक ऑफ द डे सेशन। ये हमारा करंट अफेयर का सेशन है। इसमें आज हम अगेन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। हमारा जो पहला टॉपिक है इज रिलेटेड विथ जियोग्राफी। रिसेंटली जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उन्होंने विथ द हेल्प ऑफ इसरो एटलस प्रिपेयर किया है, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। एनआरसी जो है, एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अंडर द गाइडेंस ऑफ इसरो हैज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। अब इस लैंडस्लाइड एटलस में एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा, डिटेल्ड गाइडेंस होगा रिगार्डिंग द लैंडस्लाइड्स हॉटस्पॉट्स जोन ऑफ द कंट्री, कि इंडिया के अंदर में जितने भी हॉटस्पॉट्स जोन है जिसमें काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस इस लैंडस्लाइड्स एटलस में मेंशन किया जाएगा, जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है एनआरएससी के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ इसरो। अगर हम बात करें कि आखिर इसे कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंडिया में इस टाइप का कोई एटलस प्रिपेयर किया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट डिड अ रिस्क असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 80,000 लैंडस्लाइड्स रिकॉर्डेड बिटवीन 1998 एंड 2022। मतलब 1998 से लेकर 2022 के बीच में मोर देन 80,000 लैंडस्लाइड्स का जो एनालिसिस करने के बाद इस एटलस को प्रिपेयर किया जा रहा है। इन 147 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 17 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, लगभग जो 17 स्टेट है और 2 यूनियन टेरिटरी के टोटल 147 डिस्ट्रिक्ट का डाटा को इकट्ठा करके जो 1998 से लेकर 2022 के बीच में जो लैंडस्लाइड हुए हैं, मोर देन 80,000 लैंडस्लाइड्स को एनालिसिस करने के बाद यह जो एटलस है वह प्रिपेयर किया जा रहा है थ्रू एनआरएससी। द एटलस यूज्ड सैटेलाइट डाटा ऑफ इसरो टू मैप ऑल सीजनल एंड इवेंट बेस्ड लैंडस्लाइड्स। जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो सीजनल भी हो सकते हैं, कि जब मॉनसूनल रेनफॉल होते हैं तो काफी ज्यादा रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड्स होते हैं। कुछ जो लैंडस्लाइड हो सकते हैं वो इवेंट बेस्ड हो सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के कारण लैंडस्लाइड हो गया है। जैसे कि आपने अभी जस्ट देखा होगा जोशीमठ का केस, अगर आप देख ले तो वहां वह पर्टिकुलर इवेंट ही है कि वहां पे जब सुरंग खोदे जा रही थी तो जो अलकनंदा रिवर है उसके नॉर्थ में एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर था, उस सुरंग से वो पूरा का पूरा वाटर आउट हो गया, जिससे कि वहां पे लैंडस्लाइड्स होना स्टार्ट हो गया। जोशीमठ धीरे धीरे धंसना स्टार्ट हो गया है। तो लैंडस्लाइड्स नेचुरल भी हो सकते हैं, सीजनल भी हो सकते हैं और इवेंट बेस्ड लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं। तो इसरो का जो सैटेलाइट डाटा है उसका यूज करके यह एटलस प्रिपेयर किया जा रहा है। लाइक अगर आप बात करें जो केदारनाथ डिजास्टर था जो 2013 में हुआ था, एंड लैंडस्लाइड ट्रिगर ड्यू टू द सिक्किम अर्थक्वेक इन 2011। जैसा कि केदारनाथ का जो लैंडस्लाइड हुआ था 2013 में, और जो सिक्किम में अर्थक्वेक के कारण जो लैंडस्लाइड हुआ था 2011 में, ऐसे ही बड़े बड़े इवेंट्स का डाटा को एनालिसिस करके इसरो के जो सैटेलाइट डाटा है उसके थ्रू यह एटलस प्रिपेयर किया जा रहा है। द पैन इंडिया लैंडस्लाइड डाटाबेस क्लासिफाइड लैंडस्लाइड इनटू सीजनल एंड इवेंट बेस्ड एंड रूट बेस्ड लैंडस्लाइड्स। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें, उत्तराखंड, केरला, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। 1998 से लेकर 2022 तक का जो पीरियड है उसमें सबसे अधिक अगर किसी स्टेट्स में लैंडस्लाइड्स रिकॉर्ड किए गए हैं तो ये पर्टिकुलर स्टेट्स है। आप ध्यान से देखिए, उत्तराखंड, केरला, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय का रीजन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, और कुछ रीजन जो है वेस्टर्न घाट्स के, स्पेशली जो केरला स्टेट है वहां पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स रिकॉर्ड किए गए हैं। मिजोरम टॉप द लिस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स कहां रिकॉर्ड किए गए तो मिजोरम में है, रिकॉर्डिंग 12,385 लैंडस्लाइड्स इवेंट इन द पास्ट 25 ईयर्स, ऑफ विच 8,926 were recorded in 2017 alone। अगर हम बात करें 25 सालों में लगभग 12,000 से अधिक लैंडस्लाइड्स मिजोरम में रिकॉर्ड किए गए हैं। सिर्फ 2017 में अगर बात करें तो मोर देन 8,000, लगभग 9,000 के आसपास जो लैंडस्लाइड्स है
वो 2017 में हुए हैं मिजोरम में। मिजोरम इज फॉलोड बाय उत्तराखंड जहां पे मोर देन 11,000 हुए हैं। उसके बाद केरला का स्थान आता है। उत्तराखंड फ्रैगिलिटी वाज रिसेंटली एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड इवेंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम जोशीमठ। आपने सुना भी होगा जोशीमठ का केस, जहां पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। तो इसका यह कारण नहीं है कि कोई सीजनल हो रहा है, वहां पे कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स है। जो वाटर रिजर्वायर था जिसपे वो जोशीमठ लोकेटेड था, वो नीचे से वहां पे पूरी तरीके से पानी खाली हो चुका है, जिसके वजह से लैंड नीचे नीचे सबडक्ट होते जा रहा है। तो उत्तराखंड जो स्टेट है वो काफी ज्यादा फ्रैगाइल स्टेट है टू द प्रोन ऑफ लैंडस्लाइड्स। The number of districts with maximum landslide exposure are in the Arunachal Pradesh 16 districts, Kerala 14, Uttarakhand and Jammu Kashmir 13, Himachal Pradesh, Assam and Maharashtra 11, Mizoram 8 and Nagaland 7। ये पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो हाईली प्रोन है टू द लैंडस्लाइड्स। अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग एंड टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, यही टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ही आपका ये जोशीमठ का रीजन है जो उसके ऊपर में लोकेटेड है। Of Uttarakhand have the highest landslide density and landslide risk exposure in the country। जैसा कि आपने देखा जोशीमठ का केस, इसीलिए कि लैंडस्लाइड डेंसिटी सबसे अधिक कहां पे है, तो रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहां पे काफी ज्यादा डेंसिटी है और फ्रैगिलिटी भी ज्यादा है। मतलब लैंडस्लाइड होने की संभावना सबसे अधिक इन दो डिस्ट्रिक्ट में जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। और इसका एक जीता जागता जो एग्जाम्पल है, आप जोशीमठ का केस को देख सकते हैं। अब बात करें हाउ वल्नरेबल इंडिया इज टू लैंडस्लाइड्स। आखिर इंडिया में लैंडस्लाइड्स का कितना खतरा है, आखिर ये एटलस क्या सच में प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो आपने जैसा कि आपने पिछले डाटा देखा कि लगभग 25 सालों में इतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं, तो ऑलरेडी सी बात है कि डाटा बहुत जरूरी है ताकि लाइफ और प्रॉपर्टी को जो नुकसान होता है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स उसे कम किया जा सके। तो अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें, इंडिया इज कंसिडर्ड अमंग द टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज ग्लोबली, where at least one death per 100 square kilometer is reported in a year due to landslide event। कि हर 100 किलोमीटर के एरिया में लगभग हर साल एक डेथ रिकॉर्ड किया जाता है ड्यू टू द लैंडस्लाइड्स। रेनफॉल वेरिएबिलिटी पैटर्न इज सिंगल बिगेस्ट कॉज फॉर लैंडस्लाइड्स इन द कंट्री विथ हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट रिमेनिंग हाईली वल्नरेबल। जो रेनफॉल पैटर्न है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे यहाँ लैंडस्लाइड है वह सीजनल भी हो सकता है, इवेंट बेस्ड भी हो सकता है। तो सीजनल मॉनसून का जब टाइम आता है तो काफी ज्यादा हेवी राउंडफॉल होता है इन द वेस्टर्न घाट रीजन और इन द हिमालयन जोन, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, जिसके कारण से काफी ज्यादा लैंडस्लाइड इवेंट्स होते हैं। एक्सक्लूडिंग स्नो कवर एरियाज, अप्रोक्सीमेटली 12.6% ऑफ द कंट्री ज्योग्राफिकल लैंड एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अगर जो भी स्नो कवर एरिया उसको हम छोड़ दें तब भी लगभग 12.6% जो एरिया है कंट्री का वह लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। As many as 66.5% of landslides are reported from northwestern Himalaya, about 18.8% from northeastern and about 14.7% from western Ghats। कि जितने भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे अधिक हाईली प्रोन रीजन कौन है, तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है, स्पेशली उत्तराखंड, जहां पे लगभग 66.5% लैंडस्लाइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय की बात करें वहां पे 18.8% है, और अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो 14.7% है। उसमें भी स्पेशली जो केरला स्टेट है वहां पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन द वेस्टर्न घाट डिस्पाइट फ्यूअर इवेंट्स लैंडस्लाइड्स वे आर फाउंड टू बी मेकिंग इनहैबिटेंट सिग्निफिकेंटली वल्नरेबल टू फैटेलिटी स्पेशली इन केरला। दैट्स व्हाई इन रीजन से के कारण यह जो लैंडस्लाइड एटलस है वह एनआरएससी के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि इन पर्टिकुलर इवेंट्स जो लॉसेस है लाइफ और प्रॉपर्टी का उसे कम किया जा सके। दैट्स व्हाई यह प्रिपेयर किया जा रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ इसरो। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में लैंडस्लाइड्स का कितना अधिक खतरा है, कितना अधिक ज्योग्राफिकल जो जोन है वो हाईली प्रोन है टू द लैंडस्लाइड इवेंट्स। आप इस मैप में देख सकते हैं कि जैसा कि बताया मैंने कि जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन लैंड प्रोविंस है वो सबसे अधिक प्रोन है ड्यू टू द लैंडस्लाइड इवेंट्स। उसके बाद बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयन है उसके में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। और ये जो वेस्टर्न घाट का आप रीजन देख रहे हैं, स्पेशली ये जो केरला का रीजन है
वहां पे सबसे अधिक लैंडस्लाइड्स इवेंट देखने को मिलते हैं, इसीलिए यह एटलस प्रिपेयर करना जरूरी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इज रिलेटेड विथ कोर्ट मार्शियल। अभी रिसेंटली एक आर्मी कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट करार दिया है एक कैप्टन को, जो कि इन्वॉल्व थे एक किलिंग में, जो कि अमिसफोड़ा जो जम्मू कश्मीर में है, सोफियान डिस्ट्रिक्ट में 2020 में उन्होंने कुछ 3 लोगों को इनकाउंटर कर दिया था। तो उसमें ऐसा उन पे क्लेम लगाया गया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, जो जिसके तहत आपसा जो एक्ट है उसके तहत जो पावर दिया गया है वह पावर को उन्होंने एक्सीड किया था। दैट्स वाई रिसेंटली उन्हें कोर्ट मार्शियल सजा दिया गया है। An army court has recommended life imprisonment for a captain involved in the stagged killing of 3 men at Amisfora in Jammu and Kashmir, Sopian district in 2020. The sentence will be final after it confirmed by Northern Army commander. ये सेंटेंस तब कंफर्म होगा जब उस पर्टिकुलर कैप्टन का जो कमांडर होगा वो कंफर्म कर देगा, और वो जो कैप्टन थे वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से बिलोंग करते थे। द कैप्टन वाज कोर्ट मार्शलेड after a court of inquiry and subsequent summary of the evidences found that troops under his command has exceeded their power under the Armed Force Special Power Act. अब ये जो कोर्ट मार्शियल है तभी कंफर्म किया जाएगा जब एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होगी। अब वो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है पूरा सब्सिक्वेंट जो जांच करेगी, और जब वो जांच करने के बाद वो समरी देगी, देन ओनली आफ्टर उसमें यह रिकमेंड लिखा होगा कि हाँ उन्होंने आपसा का जो पावर है उसको एक्सीड किया है, तभी उन्हें कोर्ट मार्शियल सजा दी जा सकती है। अब देखते हैं कि आखिर क्या क्या प्रोविजन है कोर्ट मार्शियल से रिलेटेड। तो आप अगर हम बात करें कि क्या प्रोसेस फॉलो होता है, तो when the army wants an allegation against its personnel investigated, it first set up a COI, court of inquiry for the purpose, कि जब कभी भी आर्मी अपने किसी पर्सोनेल पे यह एलिगेशन लगाती है, कोर्ट मार्शियल का एलिगेशन लगाती है, तो उसे पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करना पड़ेगा। बेसिकली यह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक, अब जैसे सिविलियन का केस होता है तो एक FIR आप दर्ज करते हैं बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ठीक उसी तरीके से कि एक आर्मी पर्सोनेल पे अगर ये एलिगेशन लगाया गया है तो उसे एलिगेशन को इंपोज करने से पहले, इंक्वायरी करने से पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी। दिस स्टेज इज सिमिलर टू द रजिस्टरिंग ऑफ FIR बाय द पुलिस। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट बट कैन नॉट अवार्ड ए पनिशमेंट। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का बस इतना ही काम है कि वह जो इन्वेस्टिगेट करेगी, जो उस पर एलिगेशन लगा है, वह एक पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। द COI, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस which is comparable to the examination of witnesses by a police officer under section 161 of the CRPC। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का यही काम है कि वो जितने भी रिकॉर्ड्स है, विटनेसेस का स्टेटमेंट्स है, उसे रिकॉर्ड करके रखे ताकि आगे उसे प्रोसेस में यूज किया जा सके अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ COI, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अ टेंटेटिव चार्ज शीट इज ड्रॉन अप बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द एक्यूज्ड ऑफिसर। जैसा ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, तब जो भी उनका जो चार्जेज है उनका एक टेंटेटिव डाटा शीट बनाया जाएगा और वह प्रोवाइड किया जाएगा उस कमांडिंग ऑफिसर के एक्यूज्ड ऑफिसर को। जिसपे एक्यूजिशन लगा है उसका तो कोई कमांडिंग ऑफिसर होगा ना, उसको यह प्रोवाइड किया जाएगा। आफ्टर दिस द हियरिंग ऑफ चार्ज टेक प्लेस। उसके बाद जो हियरिंग होगा उस चार्जेस पे होगा, जस्ट लाइक द इनिशियल समनिंग ऑफ एन एक्यूज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन केस इन्वॉल्विंग सिविलियन। जैसा कि सिविलियन केसेस में होता है ना कि जैसे चार्ज लग गया है, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, उसके बाद मजिस्ट्रेट समन करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे वह कमांडिंग ऑफिसर को वह रिपोर्ट जाएगा, डाटा शीट जाएगा, अब उस पर यह चार्ज हियरिंग स्टार्ट होगा। द समरी ऑफ द एविडेंसेस इज देन रिकॉर्डेड। जब जितने भी समरी होंगे उस एविडेंसेस का उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। वंस दिस प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, अ जनरल कोर्ट मार्शियल इज ऑर्डर्ड सिमिलर टू द कंडक्ट ऑफ ए ट्रायल बाय जुडिशियल कोर्ट फॉर सिविलियन मैटर्स। और जैसे ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित हुआ, उसने मैटर्स को जांचा और मैटर्स को जांचने के बाद एक टेंटेटिव डाटा शीट प्रिपेयर किया और उस एक्यूज्ड ऑफिसर के कमांडिंग ऑफिसर को दिया। आफ्टर दैट वो कमांडिंग ऑफिसर जैसे उसको मिल गया, उस पे चार्जेस पे हियरिंग होंगे और एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब यह प्रोसेस प्रूव हो जाएगा देन उसे कोर्ट मार्शियल कर दिया जाएगा। सिमिलरली जैसा कि सिविल मैटर्स में यह प्रोसेस फॉलो होता है।
अब मान लेते हैं कि अगर उसे कोर्ट मार्शियल सजा दे दिया गया या अवार्डेड है या उस पर एलिगेशन चल रहे हैं, तब उस एक्यूज्ड ऑफिसर के पास आखिर क्या क्या लीगल कोर्स अवेलेबल है। अंडर सेक्शन 164 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 द एक्यूज्ड कैन फाइल अ प्री कंफर्मेशन पिटीशन एज वेल एज वन पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन। A pre-confirmation petition will go to the army commander who may look into its merits। कि जैसे ही अगर मान लीजिए उस पर एलिगेशन लगना स्टार्ट हुआ तो अंडर सेक्शन 164 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 जो ऑफिसर होगा, एक्यूज्ड ऑफिसर होगा, एक प्री कंफर्मेशन पिटीशन फाइल करेगा टू इट्स कमांडिंग ऑफिसर कि आप इस केस के मेरिट्स में जो एलिगेशन उस पर लगाए गए हैं उस मेरिट्स की जांच करें। और एक पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन भी फाइल कर सकता है टू द filed with the government since the officer is cashiered, his ranks are removed and he is dismissed from the service after confirmation of sentences by the army commander। तो ये दो तरीके के पिटीशन उसके पास अवेलेबल होते हैं। अगर मान लीजिए ये सारे जो प्रोसेस है प्री कंफर्मेशन पिटीशन और पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन ये दोनों अगर एग्जॉस्ट कर चुके हैं तब क्या अभी भी कोई लीगल कोर्स है? यस। After these options have been exhausted, the accused can approach the armed force tribunal, which can suspend the sentence। कि अगर accused ये दोनों जो चीज अवेलेबल थी उनके पास वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तब भी accused के पास यह एक ऑप्शन है कि वो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकता है और जो वो बातें रखेगा उससे वो सेटिस्फाइड है अगर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, तो उसके सेंटेंस को वो सस्पेंड कर सकता है। For instance, in 2017, the tribunal suspended the life sentence awarded to 5 army personnel, including 2 officers, in the Michael fake encounter case of 2010। और ऐसा एक बार हो भी चुका है कि जब जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है उन्होंने सस्पेंड कर दिया था सेंटेंसेस को जो 2010 का एक फेक इनकाउंटर केस हुआ था उसमें। तो ये कंडीशन है कोर्ट मार्शियल का कि अगर किसी आर्म पर्सोनल पे एक्यूज किया जाता है, उस पर एलिगेशन लगाया जाता है इस कंडीशन में, तब उनके पास क्या क्या लीगल कोर्स अवेलेबल है। सो ये दो न्यूज थे आज के हमारे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।